जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान भंडार के एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने पहली वीडियो में पार्ट 1 में वर्णमाला के बारे में ही पढ़ा था। बस उसमें से कुछ चीज़ें हमने आपको बताया था कि हम दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी होने के कारण मैंने उस वीडियो में पहला पार्ट बना के छोड़ा है और उसका नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वाले पार्ट्स में बनाएंगे, जो आपको हम यहाँ समझाएंगे। हमने पहले दिन ही पढ़ाया था आपको स्वर, व्यंजन, अयोग्यवा। हमने आपको ये बताया था कि अल्प अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं। ये हमने बताया था कि हम सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। तो कल हमने पढ़ा था स्वर, पढ़ा था व्यंजन, पढ़ा था अयोग्यवा, पढ़ा था। अब व्यंजन के ही कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको हम जो डिस्क्राइब किया गया उनको हम एक ग्राफ के माध्यम से क्या करेंगे, ग्राफ के माध्यम से आपको हम पहचान कराएंगे, जो हमने कल आपको पढ़ाया था। पहला क्या, स्पर्शी। स्पर्शी क्या था, व्यंजन था। स्पर्शी व्यंजन पहला हमने क्या बताया था आपको, स्पर्शी व्यंजन। इसके बाद सेकंड था, वो क्या था, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या था, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आप क्या था, संघर्षी व्यंजन। क्या था, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या था, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। इसके बाद आपको था ऊष्मी व्यंजन। क्या था, ऊष्मी व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। जो हमारे ऊष्मी व्यंजन थे और संघर्षी व्यंजन दोनों एक ही व्यंजन को ही कहा जाता है, क्या, संघर्षी व्यंजन। और इसी को ऊष्मी व्यंजन क्या बोला जाता है, ऊष्मी व्यंजन। ये हमारे दोनों एक ही को बोला जाता है। जो हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं और ऊष्मी व्यंजन दोनों को एक ही बोला जाता है। इसके बाद होता है संयुक्त व्यंजन। क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। फिर संयुक्त व्यंजन के बाद आपके आते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण कौन से व्यंजन, द्विगुण, हाँ, द्विगुण व्यंजन। फिर इसके बाद आपको लास्ट जाते हैं वैदिक व्यंजन। कौन से, वैदिक व्यंजन। वैदिक व्यंजन, हाँ। ये जो व्यंजन के जो टाइप हैं इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि स्पर्शी में कौन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन आते हैं, और संघर्षी तथा ऊष्मी के अंतर्गत कौन आते हैं, और संयुक्त के। हम इनके बारे में देखेंगे कि इनके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं। जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये हमारे क से लेकर और म तक, कहाँ से, क से लेकर म तक जो हमारे वर्ण आते हैं, ठीक, जैसे क, ख, ग, घ, अंगे, ऐसे जो आते हैं क से लेकर म तक, वह क्या होते हैं, आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, क्या, य, र, ल, व, ये क्या होते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद संघर्षी ऊष्मी। संघर्षी का मतलब ये होता है कि जिस शब्दों को हमें बोलने में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है वह क्या होते हैं, संघर्षी होते हैं। संघर्षी से स, श और स और ह, ये क्या है, हमारे संघर्षी व्यंजन है। कौन कौन से हैं, संघर्षी व्यंजन। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, हमने आपको कल बताया था कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त का मतलब होता है दो शब्दों का योग। जब दो शब्दों का योग, दो शब्द मिलकर जब बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त। जैसे आपका क्षत्रिय, त्रज्ञ,
ये आपके क्या हुए, छत्री, त्र, त्र, ज्ञ और एक और शब्द रहा के आपका स्र। ये हमारे क्या हुए, आपके संयुक्त व्यंजन हुए, इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब यह व्यंजन जो होते हैं किसी शब्द से मिलकर बने होते हैं, वो हमने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा चुका है। अगर आप पहली वीडियो न देखे हो तो पहली वीडियो आप हमारे हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में पहली पार्ट्स पड़े हुए हैं, आप पहले पार्ट्स को देख लीजिए। पहले पार्ट्स को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसी के अंतर्गत ये सब आते हैं। द्विगुण व्यंजन, अब हम चलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन में केवल दो ही शब्द आते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोले हैं, द्विगुण, ड और एक ढ, इसमें दो ही आते हैं, इसीलिए हमने इनको क्या कहा, द्विगुण व्यंजन। अब आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन आपको कहीं कहीं ये नहीं मिलता है, क्योंकि इसका प्रचलन पहले ही था, इसका प्रचलन पहले काफ़ी था। आज के ज़माने में इसका प्रचलन बहुत ही कम हो चुका है। मॉडर्न बदलने के आधार पर ये भी अदर के जगह विलुप्त होने के कगार पर चला गया है। जैसे आपने इसकी पहचान देखी होगी कि वैदिक बनते कैसे हैं। वैदिक आपको कहीं भी वेदों में आपको ये मिलते हैं वैदिक, ये हमारे क्या है, वैदिक है। ये अक्सर आपको रामायण, महाभारत, उपन्यास ऐसे चीज़ों में आपको वैदिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। वैदिक शब्द, यही शब्द क्या कहलाते हैं, वैदिक शब्द। अब हम चलते हैं कि जो हमने कल आपको बताया था कि घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, वह अलग का कोई पार्ट्स नहीं है। ये व्यंजन से निकले हुए शब्द होते हैं जिनको हम क्लासिफाई करके बांट कर उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर कर ही हम पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं व्यंजन को किस हिसाब से बांटते हैं, अब हम आपको इरेज करने के बाद बताते हैं। अभी हमने आपको व्यंजन के बारे में बताया था कि व्यंजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब जो हमारे अल्पप्राण है, महाप्राण है, सघोष है, अघोष है, हम इनको किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। तो इनको हम जो व्यंजन है इनको हम दो प्रकार से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से हम इनको डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा वाई के आधार पर, वाई संवेग के आधार पर, वाई संवेग के आधार पर, ठीक, वाई संवेग के आधार पर। और जो दूसरा है हमारा, पहला जो है वाई संवेग के आधार पर, दूसरा होता है तारत्व के आधार पर, तारत्व के आधार पर। किस पर, तारत्व के आधार पर, तारत्व के आधार पर। पहले हमने बताया क्या, व्यंजन को हमने दो भागों में क्या किया, डिवाइड कर दिया है। क्यों किया डिवाइड, क्योंकि इसी व्यंजन का जो रूप है वह अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, इन्हीं के आधार पर हम सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण को डिवाइड करते हैं। इसलिए हमने आपको बताया कि पहला जो है वाई के आधार पर होता है, दूसरा हमने बताया कि तारत्व के आधार पर होता है। अब वाई के आधार पर, वाई के संवेग के आधार पर क्या होता है, वाई के संवेग के आधार पर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जो हमारे वाई संवेग के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं। इनको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा अल्पप्राण, क्या होता है, अल्पप्राण, और एक होता है हमारा महाप्राण। क्या होता है, महाप्राण। जब हम वाई के संवेग के आधार पर पढ़ते हैं तो हम इन्हें दो प्रकार से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कि अल्पप्राण के आधार पर पढ़ते हैं, एक होता है हम महाप्राण के आधार पर पढ़ते हैं। अब हम तारत्व को भी बाद में पढ़ते हैं। अब चलते हैं हम अल्पप्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या कहते हैं। अल्पप्राण, पहले हम आपको बता दें कि अल्पप्राण किसे कहते हैं। अल्पप्राण
अल्प प्राण, अल्प प्राण जिसका उच्चारण, जिन शब्दों का उच्चारण या जिन वर्णों का उच्चारण अगर हम अल्प यानी छोटे माध्यम से करते हैं। अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिनका हम अगर उच्चारण थोड़ी सी हवा के साथ करते हैं, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी हवा निकले, वह क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। जिसमें अब कम वायु निकलेगी तो वो क्या कहलाएगा? अल्प। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा। क्या होता है? अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा सा। तो जब हम अल्प प्राण को पढ़ते हैं तो इसमें से क्या करते हैं? थोड़ी सी हवाएं यानी मुंह से जो होता है उसमें थोड़ी सी एयर क्या होती है? फ्लो होती है, निकलती है। जब हम महाप्राण पढ़ते हैं, जब हम महाप्राण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? महाप्राण, महाप्राण पढ़ते हैं, तब इसमें पूरी ध्वनि यानी तेज ध्वनियों का निकालनी पड़ती है। किसी भी शब्द को पढ़ने के लिए क्या होता है? तेज ध्वनि निकालनी पड़ती है। अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि हम किन ध्वनियों पर तेज वाय निकालेंगे, किस पर हम अल्प ध्वनि निकालेंगे। ये होते कौन कौन से? जैसे अगर हम आपको बता दें कि जो हमारे क ख ग घ अंग्य ये सब वर्ण होते हैं, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हमको अल्प प्राण और महाप्राण में आपको बताते हैं कि अल्प प्राण क्या होते हैं। हो गया, ये हमारे व्यंजन हुए। और व्यंजन के आधार पर हमने बताया था कि वाई के संवेग के आधार पर क्या होते हैं? दो होते हैं। क्या होते हैं? पहला हमारा होता है अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है आपका? महाप्राण। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण प्राण क्या होता है। इसमें से हमारे इसमें हम एक नंबरिंग दे देते हैं। किसमें नंबरिंग देते हैं? इसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो जब हम अल्प प्राण पढ़ते हैं, अल्प प्राण जब हम पढ़ते हैं जिनमें हमारी ध्वनि, हमने अभी बताया था कि जिस स्वरों में ध्वनि मुंह से कम एयर निकलती है वो शब्द हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। जैसे हमारे 1 3 5। अब आपने ये सोचा होगा कि 1 1 3 5 है क्या? 1 3 5 कुछ है नहीं, बस ये है कि जो हमने नंबरिंग किया है इसका मतलब कि जो पहला यानी पहली जो लाइन है, ये हमारी पहली लाइन, ये हमारा क्या है? पूरा अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से जो हमारी थर्ड नंबर की है लाइन, ये क्या आएगी? आपकी अल्प में आएगी। जो आपकी 5 नंबर की रो है, ये क्या आएगी? आपकी अल्प प्राण की आ जाएगी। तो हमारे कौन से आएंगे? जैसे हमने क बोला, क बोला तो इसमें थोड़ी सी आपकी फ्रीक्वेंसी यानी ध्वनि निकली। जैसे हमने ग बोला तो आपको अल्प प्राण के आधार पर आप बोल कर देखिए कि जैसे आप क बोलते हैं तो क के बाद का आपका जो एयर होता है, मुंह से जो हवाएं होती हैं वो कम निकलती हैं। लेकिन जैसे ही हम ख बोलते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें अपने बॉडी को थोड़ा सा तेज लेकर जाना। ख ख इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि ख को हमने महाप्राण में बताया है। तो अब यहाँ जब महाप्राण का फार्मूला आप लिखेंगे तो 2 और 4, 2 और 4 क्या हुए? हमारे महाप्राण हुए। जो हमारे अल्प प्राण हुए, जो हमारे अल्प प्राण हुए वो 1 3 5। जो हमारे महाप्राण हुए, जो महाप्राण हुए वो हमारे क्या हुए? 2 और 4। तो हमने आपको बताया कि 1 3 5 और 2 4। तो 1 3 और 5 हमारे क्या हुए? अल्प प्राण हुए। और जो हुए महाप्राण में वो क्या हुए? 2 और 4। ये हमारे 2 और 4 ये हमारे क्या हुए? महाप्राण हुए। अब तो हमने वाई के आधार पर, वाई के संवेग के आधार पर आपको हमने बता दिया कि यही जो व्यंजन है उन व्यंजनों को हमने अल्प प्राण कहा और दूसरे को हमने महाप्राण कहा। पहला हमारा वाई के संवेग के आधार पर ये कंप्लीट हुआ। अब हम जब हम इसको तारत्व के आधार पर पढ़ते हैं तो इनको भी हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं? जिस प्रकार से हमने इनको दो भागों में बांटा। क्या बांटा? एक अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। क्या? महाप्राण। उसी तरह से हम यहाँ पे तारत्व के आधार पर क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे अघोष, दूसरा पढ़ेंगे सघोष।
क्या पढ़ेंगे, सघोष। और सघोष को ही बार बार एग्जाम में ये होता है कि कभी कभी अघोष और सघोष न दे के कभी कभी आपको घोष दे देता है। क्या देता है, घोष देता है, घोष दे देगा। कभी कभी क्या देगा, सघोष के जगह आपको क्या दे देगा, घोष वर्ण दे देंगे। तो जो हमारे सघोष होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि हमारे जो अघोष होते हैं उनकी डिफिनेशन क्या है और जो हमारे सघोष होते हैं वो उनकी डिफिनेशन क्या है। जब हम सघोष पढ़ते हैं तारतम्य के आधार पर, तो जो इनकी कंपनी होती है यानी अघोष की, अघोष जब हम कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि कंपन, शब्दों में कंपन कम होता है, वह क्या होता है, अघोष होता है। जिन शब्दों में मुंह से बोलने पर उनकी ध्वनियों में ज्यादा कंपन होता है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, ध्वनि में फ्रिक्वेंसी तेज होने पर उससे वाइब्रेशन ज्यादा होता है। जब वाइब्रेशन ज्यादा होता है तो वह हमारे शब्द क्या कहलाते हैं, घोष कहलाते हैं। उन शब्दों को हम घोष कहते हैं। तो यहाँ जैसे हमने आपको अल्प प्राण और महाप्राण पे आपको फार्मूला दिखाया है, उसी प्रकार से हमारे क्या होते हैं कि फार्मूला इस पर भी होते हैं। जैसे हमने आपको क्या लिखा, 3 4 5, 3 4 5, ठीक, 3 4 5, ये क्या होते हैं आपके, सॉरी अघोष नहीं, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। 3 4 5 आपके जो 3 4 5। अब आप देख लीजिए कि यहाँ हमने क्या बैठाया, यहाँ आपको 3 4 और 5 नीचे बैठा है, क्योंकि ऊपर हमने क्या बनाया, ऊपर हमने अल्प प्राण और महाप्राण दिखाया। तो ये हमारे जो लाइन हुई, ये जो हमारी लाइन हुई कौन कौन सी, ग घ और अंग्य, ये हमारे क्या हो गए, सघोष हो गए। और पहली और दूसरी लाइन, पहली और दूसरी लाइन जब हम इनको देखेंगे तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, यानी 1 और 2। तो इसका फॉर्मूला जो निकल कर आएगा वो आपका अघोष का निकल के आएगा 1 और 2, और सघोष का जो फार्मूला निकल के आएगा आपका 3 4 5। जैसे आपको अल्प प्राण में 1 3 5 मिला था, महाप्राण में 2 4 मिला था, उसी प्रकार से आपको अघोष में आपको 1 2 मिला, सघोष में आपको 3 4 और 5 मिला, ठीक। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो अघोष की संख्या होती है, अघोष की संख्या कितनी होती है, इसमें टोटल अघोष की जो संख्या होती है वह क्या होती है, 13 होती है। और ठीक इसी का उल्टा जब हम अंकों को, डिजिट को क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, 31। ये हमारे 31 क्या हो गए, ये हमारे सघोष हो गए, ठीक। तो ये हमारे रहे व्यंजनों के। अब इसमें कुछ मुख्य हमारे व्यंजन हैं, इन व्यंजनों को हम, पहला हमने फार्मूला आपको बताया था कि जो 1 और 2 होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे अघोष होते हैं। इसके बाद 3 4 और 5 क्या होते हैं, ये सघोष होते हैं। इसमें से हमने बताया था कि 1 3 और 5, इसके लिए हमने बताया था अल्प के लिए क्या बताया था आपको, यहाँ हम देख देते हैं, अल्प प्राण के लिए हमने आपको बताया था क्या, 1 3 और 5, 1 3 और 5। और जब हमने बताया था आपको महाप्राण के लिए, महाप्राण के लिए क्या बताया था, 2 और आपका 4, तो 2 और 4 सॉरी, ये हुए हमारे अल्पप्राण और महाप्राण। इसके बाद हम 1 और 2 ले लेते हैं, किस में ले लेते हैं, अघोष के अंतर्गत आता है। और जो हमारा 3 4 और 5 हमारा क्या आता है, सघोष के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद सॉरी, जो हमारे वर्ण बचे, कुछ हमारे वर्ण जो होते हैं संघर्षी, क्या होते हैं, संघर्षी, और कुछ होते हैं अंतस्थ। जो हमारे संघर्षी होते हैं वो महाप्राण होते हैं। जैसे हमारा स स स, ये आपका क्या है, जो स है ये आपका क्या है, महाप्राण, सब महाप्राण है, लेकिन महाप्राण के साथ साथ ये क्या है, क्या है आपके सघोष भी हैं, क्या है, सघोष भी हैं आपके, सॉरी अघोष हैं।
जो हमारे संघर्षी हैं ये क्या है, सभी महाप्राण है। ये सब क्या है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें से जो पहले तीन यानी स हमारे किस में आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से स स और स, ये हमारे तीन किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं। सघोष के अंतर्गत आते हैं। और एक जो बचता है वो हमारा सघोष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सघोष के अंतर्गत आता है, जो हमारा ह है। जबकि इन ये जो दोनों होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। संघर्षी जो होते हैं वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन महाप्राण होने के बावजूद भी यह क्या होते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक अघोष और एक सघोष। इसमें जो तीन लेटर होते हैं वह हमारे अघोष होते हैं, और बाकी जो एक अक्षर ह बचता है वह क्या है, सघोष हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। अंतस्थ जो व्यंजन होता है, जो हमारा य र ल व होता है, वो सभी हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जो हमारे य र ल व ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण के साथ साथ अल्प प्राण जो य र ल व क्या होते हैं, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। ये अल्प प्राण के साथ साथ क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सघोष, इन्हीं सघोष को क्या बोला जाता है, घोष भी बोला जाता है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि जो हमारे संघर्षी व्यंजन हुए वो क्या हुए, स स स स, ये तीनों हमारे चारों हमारे क्या क्या है, महाप्राण का है। लेकिन उसमें से जो तीन हुए स स स वो क्या हुए, अघोष हुए। वो अघोष हुए। और जो हमारा केवल ह बचा वह क्या हुआ, सघोष हुआ। और जो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व वो क्या हुआ, अल्पप्राण हुआ। अल्पप्राण के साथ साथ ये क्या हो गए, आपके सघोष हो गए। इसके बाद हम इधर चलते हैं स्वर। तो हमने आपको नोट में या आपको बताया है कि यहाँ पे नोट में जो सभी हमारे स्वर वो क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण के साथ साथ क्या होते हैं, वह सघोष होते हैं। कोई भी हमारा स्वर हो वह महाप्राण नहीं होता है, और न ही क्या होता है, अघोष होता है। तो हमने क्या बताया कि जितने भी अल्प प्राण होते हैं वह आपके क्या होते हैं, वो सघोष होते हैं। ठीक, ये हमारे रहे पूरे। अब हम चलते हैं कुछ मेन फैक्ट के साथ, किन किन वर्णों को, जैसे हमारे व्यंजन है, इन व्यंजनों को वर्ण वर्ण के उच्चारण के आधार पर, वर्ण और उनके उच्चारण के आधार पर हम लोग क्या किया था, कंठ को कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, कंठ ताल, कंठ मूर्धा, दंत मूर्धा और तालु मूर्धा, इनको हम क्या किए हैं, इनको पूरा एक्सप्लेन किए हैं कि कंठ के अंतर क ख ग घ और अंग्य, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हमारे आते हैं यहाँ तक, यानी आपको दंतोष्ठ तक ये हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। कुछ व्यंजन आपके नीचे भी आते हैं। इसके बाद कुछ इसमें स्वर भी जुड़े हुए हैं और कुछ व्यंजन भी जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा कंठ के अंतर्गत आता है क ख ग घ अंग्य, इसके बाद आपका अ आ और ह, और इसको हम बोलते हैं क्या, विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, जो हमारा वो विसर्ग। इसके बाद तालु के अंतर्गत क्या आते हैं च छ ज झ इ। इसके बाद आपके जो स्वर हैं उसमें से दो स्वर आते हैं, ई छोटी बड़ी, इसके बाद य स ज्ञ आते हैं। फिर इसके बाद मूर्धा, मूर्धा के अंतर्गत ट ठ ड ढ ड़ और आपका री र स। इसके बाद दंत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, त थ द ध और न। साथ में एक आता है री और एक आता है ल और स, ये हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ के अंतर्गत प फ ब भ म, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बार बार एग्जाम में पूछता है कि दंतोष्ठ कौन सा होता है। तो दंतोष्ठ केवल एक ही वर्ड है,
वह क्या है, वह होता है, ये हमारा कौन सा है, दंतोष्ठ है। इसके बाद कंठोष्ठ किसको कहा जाता है, ओ और औ को क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ कहा जाता है। कंठ तालु किसको कहा जाता है, कंठ ताल किसको कहा जाता है, ए और कंठ तालु, कंठ तालु किसको कहा जाता है, ए और आई को क्या कहा जाता है, कंठ तालव्य या कंठ तालु कहा जाता है। और कंठ मूर्धा, कंठ मूर्धा कौन सा है, जो हमारा संघर्षी था, ठीक, जैसे संयुक्त था, जो हमारा संयुक्त था, जैसे छत्ती था, वो क्या था, कंठ और मूर्धा। और हमारे दंत और मूर्धा कौन कहलाए, त्र कहलाए। ये हमारे तीनों किसके अंतर्गत हमने आपको व्यंजनों में पढ़ाया था। जब हम आपको व्यंजन पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने बताया कि छ, त्र, स्र और एक और था, वो हमने आपको ज्ञ, ये चारों हमने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये किसी शब्दों से मिलके क्या होते हैं, बनते हैं। तो यहाँ पे क मतलब कंठ और मूर्धा से क्या बना, छत्ती बना, या दंत प्लस मूर्धा से क्या बना, त्र बना और तालु, तालु और मूर्धा से क्या बना, श बना। इसके बाद हाँ, तालु और मूर्धा से क्या बना, श्र बना। हाँ इसके बाद इसमें कुछ जो पांचवा लेटर यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सॉरी, इस जो पांचवा हमारा होता है वह किसके अंतर्गत आता है, नासिक या अनुनासिक। इसको कभी कभी नासिक कहता है, कभी कभी अनुनासिक कहता है सॉरी। और कंकाल्य जो हमारा ह होता है वो दो जगह बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको कभी कभी आपको कंठ न दे और कंकाल्य दे दे, कंकाल्य दे दे तो हम ह को किसके अंतर्गत रखेंगे, कंकाल्य के अंतर्गत रखेंगे। उसको हम आपको ह क्या होता है कि कम जो हमारे कंठ होते हैं उसके अंतर्गत भी आपको यहाँ पे दिखेगा। जब ये कंठ ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको मिलेगा कंकाल्य। इसके बाद वसर जो होता है न, ज, र, स और ल, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे ये व्यंजन के पूरे स्वर व्यंजन और आपके अयोग्यवा, अल्प प्राण, महाप्राण, उष्मी, संघर्षी, ये सारे हैं। इसको आप क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। फिर इसके बाद ये अब यहाँ से, इसके बाद यहाँ से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। और मैटर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।